देखो क्या कर दें, केवीएल लगा दें। मान लो यहां से करंट जा रहा है आई, तो इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी करके लिख दो, और कैपेसिटर के अक्रॉस माइनस प्लस क्यू नॉट बाई सी करके लिख। इधर से राइट में गए तो एल डी आई बाई डी टी डिक्रीज हो गया, तो क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इधर से इधर आए तो क्या हो गया, क्यू नॉट बाई सी बढ़ गया इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एल डी आई बाई डी टी की क्या वैल्यू आ जाती है, क्यू नॉट बाई सी। तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी कितना आ गया बच्चों, क्यू नॉट बाई एल। तो करंट अभी 0 है, लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हाट इज इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज, क्यू नॉट बाई एल। इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट कितना है, क्यू नॉट बाई एल। बोलिए, मैंने क्लॉकवाइज मान लिया, ठीक है, और मानने के बाद देखा कि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आ गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज मानता तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव आ जाता कि नहीं। कैपेसिटर में पोलैरिटी वही रहती, लेकिन इंडक्टर की पोलैरिटी में प्लस माइनस साइन अलग लगाते। क्लॉकवाइज वाले करंट का डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले करंट का डी आई बाई डी टी नेगेटिव आएगा। मतलब क्लॉकवाइज वाला डी आई बाई डी टी बढ़ रहा है। अच्छा, जीरो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 के बाद अब नेगेटिव होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज का करंट नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ही क्या है, क्लॉकवाइज का करंट पॉजिटिव। बोलिए, क्या बात समझ में आती है। अब क्या होगा साहब, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा और चार्ज कैपेसिटर पे कम होगा। करंट बढ़ेगा और चार्ज कैपेसिटर पे। तो देखते हैं टी टाइम पे इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। टी टाइम पे क्या स्थिति हो जाएगी। लेट Q is the charge on the plates of capacitor and I is the current। तो मैं KVL लगा दूं, इधर प्लस इधर माइनस, कितना एल डी आई बाई डी टी, इधर माइनस इधर प्लस क्यू बाई। अरे वैसे नंबर कैसे आ रहे हैं आप लोगों को, कैलकुलेटर किए कि नहीं किए इस बार। हाँ मित्र, 18 से चालू करेंगे। बोलिए बेटा, 37 मेंस के बता देंगे, एडवांस में 11, मेंस में 32, एडवांस में माइनस 13 और एडवांस में 46, 0.66। मेंस में 14, मेंस में 50। वेरी गुड। 6, हाँ भाई पाटिल, 13,
टोटल देख के छोड़ दिया, कितना है टोटल? क्या रहा? Fourteen. 21, 25, 12, 15, 20. भाई इस बार खतरनाक हो गया, क्या बात है? पेपर टफ था क्या इस बार? बहुत टफ था यार, बहुत टफ था। मैथड जो होंगे हाँ, थोड़ा था, मतलब जो इंटीजर वाले थे खास करके वो थोड़ा से ठीक लेवल पे, छोटे मोटे माइनस से आई थी, ये तीनों गलत। इंटीजर वाले जो थे वो थोड़े एक्चुअल में रेंज के थे, लेकिन वो थे एडवांस लेवल के ही थे। करना उस पेपर को करना अच्छे से। रूट टू की वैल्यू क्या देखो अभी करेक्शन अभी मेरे को बाद में बताओ। देखो क्या केवीएल लगाएं, इधर से इधर गए तो पोटेंशियल कम हो रहा है, कितना? तो क्या लिखते हैं? माइनस एल डी आई बाई डी। और इधर से इधर जा रहे हो तो बढ़ रहा है, तो कितना हो रहा है? प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू कितना? माइनस क्यू बाई, ठीक है। और अगर हम करंट और चार्ज में रिलेशन लिखना चाहें बच्चों, तो देखो क्या हो रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से क्या चार्ज डिक्रीज हो रहा है? तो करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होगा? I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या डी आई बाई डी टी को माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूं?
डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो देखना बच्चों क्या आ जाएगा, ये जो इक्वेशन है इसमें से तो दोनों का माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और बेसिकली ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये किसके बराबर है बच्चों, क्यू बाई सी के। या आप देखिए कि डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाता है, माइनस क्यू बाई एल सी। और ये इक्वेशन हमें याद दिलाती है एसएचएम की। एसएचएम में हम लिखा करते थे एक्सेलरेशन बराबर होता है किसके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, और एक्सेलरेशन बेसिकली होता है क्या, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों बच्चों, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है या नहीं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया करता था, इसका सॉल्यूशन आता था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, ऐसा आएगा। अब देखो इस इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में अंतर ही क्या है, x की जगह q आ गया है, बाकी ओवरऑल इक्वेशन तो सेम ही है ना। x की जगह सिर्फ क्या आ गया है, जैसे आप ऐसे सोचो कि कोई इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें x की जगह मैं t लिख दूं तो क्या इसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा, x की जगह कुछ y लिख दो तो क्या सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों क्या हैं, सेम ही तो है, बस x की जगह क्या आ गया भाई। ये इक्वेशन क्या कह रही है कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, उसका डबल डेरिवेटिव सम नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वापस x के बराबर ही आ जाता है। और ये इक्वेशन क्या कह रही है, चार्ज का डबल डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय q के बराबर ही आ जाता है। तो क्या ये बात तय है, अजी आनंद लिए जा रहे हैं दोनों भाई लोग, मंथन निर्मल और एरन विनोद, दोनों खड़े हो जाओ भाइयों, दोनों खड़े हो जाइए। पेपर देख रहे थे, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अब देखो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो। कविता नहीं सुनी होगी, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, जो बीत गई सो बातें। आगे देखो, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए। नहीं, पेपर तो हो गया, नंबर भी आ गए, ठीक है। अब आगे के पेपरों में नंबर अच्छे आए उसके लिए अब आगे समझाएगा। अब तो पढ़े नहीं, जब पेपर के पहले पढ़ लेते तो उसमें भी ठीक आ जाए।
अब उसका पोस्टमार्टम करके क्या है, हमें कोई रिपोर्ट थोड़ी निकालनी है उससे। जो गलती करता है वो सीखना, तुक्के लगाने वाला क्या सीखेगा कि इस बार तुक्के का पैटर्न कुछ दूसरा करूंगा, ए ए ए ए की जगह सी 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 लगाऊंगा है। ठीक है, क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? तो भाई ऐसा फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन साइन फंक्शन ही तो होता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, है ना? तो ऐसा फंक्शन है कि दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव टाइप आ जाता है सर, लेकिन कुछ कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए तो अंदर ओमेगा लिख दिया हमने। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अगली बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी है। साइन एंड कॉस बोथ, है ना, दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस ओरिजिनल फंक्शन के ही प्रोपोर्शनल कोई फंक्शन आ जाता है नेगेटिव टाइम्स। तो क्या यहाँ पे चार्ज का भी सॉल्यूशन ऐसा ही आएगा? चार्ज का क्या सॉल्यूशन आएगा? जनरल टाइम टी पे कुछ मैक्सिमम वैल्यू, चार्ज की कुछ मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेयर व्हाट इज ओमेगा हेयर? देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC है ना। इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो x की जगह आ गया है q, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया है? 1/LC। इसका मतलब ओमेगा कितना आ गया? 1/√LC, है ना। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये इक्वेशन क्या बता रही है कि इस सर्किट में कैपेसिटर का जो चार्ज है वो फ्लक्चुएट ही करता रहेगा, मैक्सिमम से 0, 0 से नेगेटिव, नेगेटिव से वापस 0, फिर मैक्सिमम, ऐसे फ्लक्चुएट ही करता जाएगा। कभी भी स्टेडी स्टेट ऐसे सर्किट में नहीं आएगा, है ना। इट विल फ्लक्चुएटिंग टिल इंफिनिटी। देखो दोनों ही डिवाइस कैसी हैं, जो कि एनर्जी को डिसिपेट नहीं करती, स्टोर कर लेती है, खर्च नहीं कर लेती, समझ रहे हो। अभी अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो आप देखिए कि क्या इंडक्टर लोड का काम कर रहा है और कैपेसिटर सोर्स का काम कर रहा है। तो कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। Q²/2C एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, ½ E² वॉल्यूम, वो वाली कम हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ½ Li² वाली एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी खर्च नहीं हो रही, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि अगर रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे तो एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वहां से उसको वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं ला पाते। लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ऐसा इंटर कन्वर्जन जो है वो इंफिनिटी तक लगातार चलता जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल सर्किट, है ना। प्रैक्टिकल सर्किट में तो जो वायर्स हैं उनका भी रेजिस्टेंस तो होता ही, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन पहले आइडियलाइज सिस्टम को समझते हैं। हमारे जनरल अप्रोच क्या होता है, पहले आइडियल नॉन फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर फ्रिक्शन पे आते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस लेस सर्किट में, आइडियल सिस्टम में अगर सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर ही होते तो ये ऑसिलेशन होता रहता चार्ज का,
लेकिन अभी इसमें देखो कुछ वेरिएबल्स बचे हुए हैं, जैसे फाई की वैल्यू अभी हमें पता नहीं चली है, क्यू मैक्स कितना होगा ये भी हमें पता नहीं चला। तो कैसे पता करें? देखो पहले क्यू मैक्स की वैल्यू पता कर लो। आप क्या करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो करंट मिलेगा I बराबर है किसके, डी क्यू बाई डी टी है, तो वो कितना आ जाएगा, क्यू मैक्स इंटू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय कितना, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अब देखो हमारे पास दो वेरिएबल है ना, क्यू मैक्स और फाई, हमारे पास दो वेरिएबल है क्यू मैक्स और फाई। इन दो वेरिएबल से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम दो इक्वेशन से पता लगाते हैं। पहली इक्वेशन तो ये है कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 नहीं, चार्ज Q नॉट है और करंट 0। t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है, Q नॉट, और करंट कितना है, 0। ठीक है, ऐसा है ना। करंट 0, चार्ज Q। तो ये चार्ज वाली इक्वेशन में t को 0 रख दो, चार्ज वाली इक्वेशन में t को 0 रखेंगे तो LHS में आंसर क्या आ जाना चाहिए, Q नॉट आ जाना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू कितना, Q मैक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या, साइन फाई। क्या एक इक्वेशन ये बन जाती है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इस करंट वाली इक्वेशन में t को 0 रख दो तो I 0 आ जाएगा, तो LHS में 0 आ जाएगा, RHS में कितना आ जाएगा, Q मैक्स ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई। अब देखो जो मैक्सिमम चार्ज है वो ऑफ कोर्स वो 0 नहीं हो सकता, तो इस पूरे को 0 करने के लिए क्या 0 करना पड़ेगा, कॉस फाई ही 0 करना पड़ेगा, और कॉस फाई को अगर 0 कर दे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, पाई बाई, समझ में आती। फाई की वैल्यू आपको इक्वेशन 2 से पता चल गई, कितनी हो गई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो इसका मतलब Q मैक्स की वैल्यू क्या पता चल जाएगी आपको, Q नॉट, मतलब जो इनिशियल चार्ज था कैपेसिटर का वही सबसे ज्यादा चार्ज, इनिशियल चार्ज ही सबसे ज्यादा चार्ज। तो क्या आप समझिए कि आप चार्ज को पूरी तरह से डिटरमाइन कर लिया कि नहीं कर लिया हमने। देखो कितना चार्ज आ गया कैपेसिटर पे, Q इज इक्वल टू Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और करंट भी पता लगा लिया अपन ने, करंट कितना आ गया देखो, Q नॉट ओमेगा, Q मैक्स की जगह क्या लिख दूं, और ओमेगा की जगह 1 बाई रूट LC, तो Q नॉट बाई रूट LC मल्टीप्लाइड बाई कितना, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई है जी, ओमेगा को 1 बाई रूट LC डाल, दैट मीन ओमेगा। अच्छा लेकिन इसमें देखो एक और बात थी यार, फाई पाई बाई 2 भी हो सकता है और फाई 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है, क्यों,
या माइनस पाई बाई टू भी हो सकता है, पाई बाई टू भी हो सकता है और या 3 पाई बाई टू भी हो सकता है। तो उसका पता कैसे चलेगा सर? देखो उसका भी पता चल जाएगा। करंट है तो 0, लेकिन डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है। डी आई बाई डी टी क्या है? पॉजिटिव है या नहीं? हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, किसको? ये वाली। तो डी आई बाई डी टी की क्या वैल्यू आएगी? देखो डी आई बाई डी टी आ जाएगा माइनस क्यू नॉट बाई एल सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा आ जाएगा। बोलिए। क्या बात समझ में आती है? कैसे? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, और ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक और 1 बाई रूट एल सी आ जाएगा। तो 1 बाई रूट एल सी इंटू 1 बाई रूट एल सी मिलकर के क्या हो जाएगा? एल सी हो जाएगा कि नहीं? एल सी हो जाएगा। अब देखो अगर इस इक्वेशन में आप t को 0 रख देते हो, इस इक्वेशन में अगर t को 0 रख देते हो तो di बाई डी टी नेगेटिव आने लग जाएगा, जबकि di बाई डी टी आ क्या रहा है? t इक्वल टू 0 पर। वो देखो वहां पे निकाला है, Q नॉट बाई एल सी निकाला है। सबसे लेफ्ट में देखो t इक्वल टू 0 प्लस di बाई डी टी की वैल्यू क्या निकाली थी? Q नॉट बाई एल सी निकाली, जबकि यहां से क्या आ रही है? माइनस क्यू नॉट बाई एल सी, यानी माइनस साइन का एक गड़बड़ है यहाँ। तो वो गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि फाई हमको क्या लेना चाहिए? माइनस पाई बाई टू ही लेना चाहिए। फाई की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? या 3 पाई बाई टू भी ले सकते हो, या क्या ले सकते हो? तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैसे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से तो माइनस पाई बाई टू ही होता है, लेकिन जनरली हम इनिशियल फेज 0 से 2 पाई के बीच में लेते हैं, तो इसलिए उसको क्या लिख देंगे अपन? 3 पाई बाई टू। तो आपका ये जो आंसर अपन ने यहाँ पे फाई में पाई बाई टू लिखा है ना, वो पाई बाई टू नहीं आएगा, वो आंसर क्या आएगा? आंसर 3 पाई बाई टू आएगा। और वो किससे पता चलेगा आपको? डी आई बाई डी टी की वैल्यू से। और ये भी कितना आएगा? क्या ये बात समझ में आती है? साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई टू क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। नहीं, प्लस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी में 3 पाई बाई टू ऐड कर दिए तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो माइनस कॉस ओमेगा टी होना चाहिए, लेकिन चार्ज तो इसका माइनस तो नहीं है, चार्ज तो कैसा है? प्लस ही है ना।
अच्छा इसको ऐसे लिखो, देखो यार ये इसको ऐसे लिखता हूँ, Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को कुछ एंगल मान लो, तो पाई प्लस पाई है, साइन पाई प्लस पाई इज माइनस साइन पाई, तो कितना आ जाएगा ये, Q इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस कॉस, तो ये कितना आ रहा है, Q को कितना लिख दे बच्चों, माइनस क्यू नॉट, लेकिन यार इससे तो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं पा रही, हो पा रही है क्या? T इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या आना चाहिए, प्लस क्यू नॉट आना चाहिए। हम तो लेफ्ट प्लेट को ही तो सिस्टम लेकर के चल रहे हैं। किसकी वैल्यू बेटे? नहीं नहीं, ओमेगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? हम कहाँ तक पहुंचे थे पहले, इन सबको मिटाओ, इस सबको हटाओ, हाँ भाई भाई भाई, दिक्कत जो यहाँ पे हुई है वो कहाँ से आई है? मैंने I को dq बाई डी टी लिख दिया, जबकि I कितना है, I किसके बराबर है, माइनस dq बाई डी टी। तो I dq बाई डी टी नहीं है, I क्या है, माइनस dq बाई डी टी। तो क्या आएगा, माइनस साइन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, q मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो फिर क्या मिलेगा, डी आई बाई डी टी, वो किसके बराबर होगा, क्यू मैक्स ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसमें आप t इक्वल टू 0 पुट करना चालू करो। अगर मैं t को 0 पुट कर दूं तो चार्ज कितना है, Q नॉट, यानी Q नॉट किसके बराबर है, Q मैक्स साइन फाइव। इस इक्वेशन में t को 0 पुट करो तो करंट कितना है, t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, 0। तो 0 इक्वल टू माइनस क्यू मैक्स ओमेगा कॉस फाइव, और इस वाली इक्वेशन में t को 0 पुट करो तो डी आई बाई डी टी कितना है, क्यू नॉट बाई एल सी इक्वल टू कितना, क्यू मैक्स ओमेगा स्क्वायर साइन फाइव, ये ऐसा है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं क्या कि मतलब इस सेकंड इक्वेशन से ही आपको क्या पता चल जाएगा, फाई की दो पॉसिबल वैल्यूज है। फाई या तो हो सकता है कितना, पाई बाई 2, या हो सकता है कितना, 3 पाई बाई 2। फाई आइदर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब अगर मान लो आपने फाई को ले लिया कितना, पाई बाई 2, तो क्यू मैक्स की वैल्यू क्यू नॉट आ जाएगी। यहां तक तो ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ। अगर फाई को मैंने पाई बाई 2 ले लिया तो साइन पाई बाई 2 1, और क्यू मैक्स की वैल्यू क्यू नॉट आ रही थी, ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एल सी, ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर फाई को आपने ले लिया कितना, 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 आ जाएगा, फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो 3 पाई बाई 2 गलत है। इसका सही आंसर क्या है, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो पहले क्या गलती हो गई थी, क्योंकि करंट माइनस डी क्यू बाई डी टी था, जबकि हमने करंट को क्या लिख दिया था, प्लस डी क्यू बाई डी टी, इस वजह से वो दिक्कत हो रही थी।
आपके पास क्या पता चल जाएगा, चार्ज का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू मैक्स बराबर है किसके, क्यू नॉट के, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और करंट किसके बराबर है, करंट बराबर है किसके, माइनस डी क्यू बाई डी टी, यानी कितना, माइनस क्यू नॉट बाई रूट एल सी मल्टीप्लाइड बाई कितना, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो कितना आ रहा है ये, क्यू नॉट बाई रूट एल सी मल्टीप्लाइड बाई कितना, साइन ओमेगा टी, क्यू नॉट बाई रूट एल सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा। क्या ये बात समझ में आती है? देखो इसका समरी क्या है, बेसिकली चार्ज और करंट में क्या पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आ रहा, मतलब चार्ज कॉस ओमेगा टी बन रहा है तो करंट साइन ओमेगा टी का बन रहा है। मतलब कि जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट 0, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो चार्ज, दोनों टाइम के साथ ऑसिलेट करेंगे एज साइन फंक्शन। हाँ भाई बैठ जाओ दोनों और ध्यान से पढ़ो। दोनों क्या होगा, साइन के फंक्शन के रूप में ऑसिलेट करेंगे। इक्वल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 बाई रूट एल सी, 1 बाई, लेकिन विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 बिटवीन देम। जब एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तो दूसरा 0। ऐसे कॉस और साइन के ग्राफ में ये डिफरेंस होता है कि नहीं होता, 0 पे साइन का ग्राफ 0 होता है, कॉस का मैक्सिमम। तो यहां पर ये साइन का ग्राफ जैसा आ रहा है और ये वाला कॉस के ग्राफ जैसा। इस इक्वेशन से करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल रही है हमको। करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या आ रही है, क्या करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट अपॉन रूट एल सी आ रही है बेटा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, क्यू नॉट बाई रूट एल सी। और ये चार्ज और करंट के ऑसिलेशन का अगर टाइम पीरियड निकालना हो मुझे, तो क्या वो 2 पाई बाई ओमेगा से निकाल सकता हूं, और ओमेगा की वैल्यू है 1 बाई रूट एल सी, तो टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, क्या ये बात समझ पाते हैं बच्चों, बोलिए। और ये ऑसिलेशंस कभी भी रुकेगा नहीं। अगर मान लो कि कैपेसिटर और इंडक्टर में मिलाकर के कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये पता करें अपन।
एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट जनरल टाइम टी, तो देखो तो वो क्या आती है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट टाइम टी कितनी आती है वो देखो तो जरा। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस इंडक्टर कैपेसिटर सिस्टम निकालता हूं मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q स्क्वायर बाय 2C। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ L I स्क्वायर। Q किसके बराबर है, Q बराबर है Q नॉट कॉस ओमेगा टी और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C है या ना। कैसे सर, कॉस कैसे आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, तो Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा कि नहीं, प्लस हाफ L I स्क्वायर। I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू हमने निकाली थी Q नॉट बाई रूट LC मल्टीप्लाइड बाई क्या, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस L बाई 2 इंटू Q नॉट स्क्वायर बाई LC इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। L से L कैंसिल कर सकते हैं, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा। ध्यान दो, हमने किसी जनरल टाइम टी पर टोटल एनर्जी लिखी थी और वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ गई कि नहीं आ गई, और वो किस कांस्टेंट भी कितनी है, जो इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि करंट कितना है 0 और कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q नॉट। तो शुरू में सिस्टम में कितनी एनर्जी थी, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C प्लस हाफ L I स्क्वायर, और दोनों में मिलाकर के कितनी है Q नॉट स्क्वायर बाई। अच्छा देखो बच्चों क्या है, ऐसा तुम्हारे टेस्ट में कम नंबर आए तो इसको डू नॉट लेट योर स्पिरिट डैम्पन द बैड परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि खराब परफॉर्मेंस का मतलब तुमने तैयारी अच्छी नहीं करी, तुमने तैयारी अच्छी करी थी, तुमको कंसेप्ट आते भी थे, ठीक है, लेकिन ठीक है कम नंबर आ गए, कोई बात नहीं, क्या क्या गलत हुआ वो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात बता दूँ कि एक क्या हुआ, हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच जो होती है उसमें 2-3 कोर्सेज होते हैं जो कि सब एक दूसरे से लिंक ही होते हैं। तो एक कोर्स होता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, फिर उसके बाद अगला वाला होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, फिर उसका एडवांस वर्जन होता है क्या, स्पीच एंड इमेज प्रोसेसिंग। तो ये तीनों एक सेट ऑफ कोर्स के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में होते हैं। तो अब बेसिकली ये सारे कोर्सेज में आप ये सीखते हो कि डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को कैसे प्रोसेस करके उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए आप कम स्पेस में उनको कैसे स्टोर कर सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस कैसे भेज सकते हो। तो जैसे आप लोग गाने सुनते हो या इमेजेस लेते हो तो उनकी अलग अलग फॉर्मेट होती है ना, .mp3, .mp4, .mpeg, .wav, अलग अलग तरह की फॉर्मेट होती है। तो वो फॉर्मेट में क्या एल्गोरिथम यूज किया जाता है टू स्टोर द सॉन्ग,
बेसिकली हमें पता है कि कंप्यूटर्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे स्टोर डेटा इन डिजिटल फॉर्म, 1010 के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो भी म्यूजिकल नोट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाई पिच लो पिच जो भी साउंड है, वो सब 101010 में स्टोर करता है। अब वो क्या टेक्निक लगाए कि क्वालिटी भी अच्छी सुनाई दे और कम स्पेस में भी ज़्यादा गाने स्टोर कर रहा। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक्स लगा करके यूज़ करते हैं। दूसरा उसका यूज़ होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में इफेक्टिवली कैसे उसको भेज पाए, क्योंकि हमेशा क्या होती है, बैंडविड्थ तो लिमिटेड ही होती है। जब व्हाटएवर बैंडविड्थ इज अवेलेबल, वो उस समय पे कमी लगती लोगों को नहीं, तो वो चाहेंगे कि जो भी बैंडविड्थ अवेलेबल हो उसका ऑप्टिमाइज तरीके से यूज हो। डेटा को मैं कंप्रेस करके भेजूं, जैसे .zip फाइल बना लेते हैं ना अपन कंप्रेस करके, उसी तरह से गाने को भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर कर। तो ये सब इन कोर्सेज में सीखते हो। अब ये कोर्सेज जो है वो अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ टफ भी होते हैं। अब हम लोग एक प्रोफेसर हुआ करते थे, DK मेहरा साहब, वो तीनों कोर्स वही पढ़ाते थे एंड ही वाज ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड प्रोफेसर, रिटायर हो चुके थे, लेकिन तब भी अपनी सेवाएं इंस्टीट्यूट को देते थे क्योंकि उनको शौक था। सब लोग उनको प्यार से डाकू बुलाते। डाकू का मतलब ये था कि टेस्ट पेपर के थ्रू वो तुम्हारी इज्जत लूट लेते थे पूरी तरह से। डाकू नंबरों पे डाका डाल लेते थे। नंबर लाना बड़ा मुश्किल था। जैसे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का पहला पेपर हमारा हुआ, तो एक बच्चा था हमारी क्लास में, विजय अग्रवाल, और एक और बच्चा था सुमित सरोत्रा। तो बस यही दोनों पास हो पाए, मतलब इनके तो 50 में से 48 आ पाए, और बाकी हम सब जो थे वो 4, 5, 8 मतलब सिंगल डिजिट स्कोर में सिमट गए। तो फिर वो वापस से आ गए, ओके दिस वाज जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, आई विल टेक वन मोर टेस्ट सो दैट ऑल ऑफ यू कैन पास द सब्जेक्ट। उनको पता था कि यार ये टेस्ट तो जो है थोड़ा सा टफ लिया है, आगे बच्चों का जो है मोरल बना रहना चाहिए। तो जैसे जैसे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हम लोगों का पास हुआ, फिर उसका एडवांस आ गया क्या, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जो है, वैसे तो मैं बहुत पढ़ के गया, लेकिन लास्ट में पता चला कि फेल हो गया। फेल हो गया, मैं सर के पास गया, मैं तो जानते थे ऐसे क्या, नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल पास तो चलता रहता है। मैंने कहा सर मैं ये आपने कुछ सवालों में नंबर ज़बरदस्ती काट दिए। नहीं शॉर्टर मेथड अवेलेबल है इसका, तो नंबर तो नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अब क्या करें? देखो एक शर्त पे मैं पास कर दूंगा बच्चे, 21 शर्त पे सर। उसका जो एडवांस वर्जन का कोर्स होता है जिसमें स्पीच एंड इमेज प्रोसेसिंग करनी है। देखो स्पीच प्रोसेसिंग और साउंड प्रोसेसिंग तो वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म से हो जाता है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग में क्या होती है, 2 डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बोले ये वाला कोर्स लेना पड़ेगा। मैंने कहा सर वो वाला कोर्स ऑप्शनल था, आप चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो कोई। तो प्लान हमारा यही था कि यार आखिरी सेमेस्टर में, मतलब 4th ईयर में वो कोर्स कोई नहीं उठाता। जिनकी ड्यूअल डिग्री वाले होते हैं उनको कंपलसरी होता है, बीटेक में से कोई भी वो कोर्स नहीं उठाता, क्योंकि कौन रिस्क ले। 4th ईयर में जाके फेल हो गए तो 5 साल पढ़ना पड़ेगा ना, तो बड़ी रिस्क हो जाएगी। तो मैं कहा सर मैंने तो नहीं, मेरा प्लान नहीं है वो कोर्स लेना कि हाँ बस इसी शर्त पे मैं पास करूँगा तो कि वो वाला कोर्स ले लो। यार सर मैं तो इसी में ही देखो जैसे तैसे पास हुआ हूँ, इसका मतलब मुझे नहीं आता तो अब मैं एडवांस लेवल का कोर्स तो पास ही नहीं कर पाऊँगा। तो बोलने लगे नहीं फेल पास से आने जाने का कोई संबंध नहीं है, वो तो मुझे पता है तुमको आता है, बस अब तुम वो कोर्स ले लो कैसे भी करके। तो भाई साहब जो वो वाले कोर्स में सारे मटके मतलब एमटेक वाले बच्चे, और हम जाकर के बिठा दिया हमने उस कोर्स में जाकर के। तो भैया 4th ईयर जो है, जो कि जनरली आराम से लोगों का बीतता है इधर उधर घूमने फिरने में, या फिर क्या है और भी काम होते हैं, और उसमें हायर स्टडीज़ की तैयारी करनी है, GRE देना है, कुछ किसी को कैट देना है या प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, वो सब छोड़ छाड़ करके
कि स्पीच एंड इमेज प्रोसेसिंग में पढ़ना पड़ा। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उस समय पर डाकू सर की तबीयत हो गई खराब, तो वो ना ले पाया कोर्स को, एक दूसरे टीचर ने लिया। तो एक तो मेरे को कोर्स में फंसा भी गए और ऊपर से पढ़ाने वाले भी कोई दूसरे आ गए, तो वो भी मतलब एटलीस्ट ये था कि यार वो पढ़ाते तो कुछ मज़ा बहुत आता था। मतलब उन्होंने जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वाला जो कोर्स था उसमें तुम ये मानो कि जो भी MP3 कोडिंग, MP4 कोडिंग, MPEG कोडिंग, सबके रिसर्च पेपर जो पेटेंटेड पेपर थे वो कोर्स ड्यूरेशन में ही पढ़ा दिए थे। कितने हमें समझ में आया वो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने उनको मतलब एक किताब थी सिलेबस में 3 किताब कंप्लीट करा दी 4 महीने के कोर्स। तो क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नंबरों से नॉलेज का हमेशा जज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मेरे को भी उस समय पता था कि यार मेरे को आता है, फेल लायक स्थिति नहीं है मेरी, लेकिन इस बात का एडवांटेज उन्होंने दूसरे तरीके से लिया, वो एक अलग है। तो तुम ऐसे मतलब अपनी स्पिरिट्स को डैम्पर मत होने दो, है ना। आता है मैग्नेटिक वाला जो पार्ट है वो तुमने जम के प्रैक्टिस भी करी होगी उसकी, और आता भी है तुमको। ठीक है, थोड़े घुमावदार सवाल आ गए तो कोई बात नहीं, कम नंबर आ गए, लेकिन आता है हमको। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करोगे तो और आ जाए, समझ रहे कि नहीं। अभी इसका डिस्कशन चलेगा, अगले वीक चलेगा पूरा। किसका? EMI के जो टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन इस वीक में पूरा चलेगा। तो वो शीट अभी करना छोड़ना नहीं है अपनी, शीट EMI भी करते हैं, समझ रहे कि नहीं। देखो तो इससे क्या पता चलता है भाई, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट, ठीक है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, T=0 पर ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड थी? कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और मैग्नेटिक एनर्जी क्या थी? 0। धीरे धीरे चार्ज कम हो रहा है और करंट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी बढ़ रही है। जैसा SHM में होता है, एक ब्लॉक को स्प्रिंग से बांधा, इलोंगेट करके छोड़ दिया, क्या होगा? शुरू में पूरी एनर्जी किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और मेन पोजीशन पे आकर के क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैक्सिमम करंट डायरेक्टली भी पता लगा सकते थे। कैसे? 12LI मैक्स स्क्वायर को किसके बराबर लग दो? Q मैक्स स्क्वायर बाई 2C। समझ रहे हैं? ये एनर्जी मैंने तब लिखी है जबकि क्या है, कैपेसिटर की एनर्जी हो चुकी है कितना? 0। पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में है? इंडक्टर के फॉर्म में। और ये एनर्जी कब लिखी है? इंडक्टर की एनर्जी हो गई है 0, पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में है? तो I मैक्स की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? I मैक्स की वैल्यू आती है कितना? Q मैक्स बाई √L। समझ रहे हैं? और Q मैक्स तो हमें पता है, Q मैक्स तो Q नॉट है, तो I मैक्स कितना आ जाता है? Q नॉट बाई, जो हमने देखो पता किया था यहाँ पे, I मैक्स की क्या वैल्यू आई थी? Q नॉट बाई, जो हमने डिफरेंशिएट करके बताया, उसको आप क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन के तरीके से भी पता लगा सकते हैं। और अगला फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन क्या होती है? 1/√LC, या टाइम पीरियड कितना होता है? 2π√। तो ये जो √LC जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसकी भी SI यूनिट क्या है बच्चों? √LC की भी यूनिट सेकेंड्स ही आएगी। √LC की भी यूनिट क्या आएगी? सेकेंड्स। कैसे? देखो, इंडक्टेंस के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है। इंडक्टेंस क्या होता है? जूल पर एम्पियर स्क्वायर। और चार्ज क्या होता है?
एम्पियर इंटू क्या जी, एम्पियर इंटू सेकेंड, ऐसा होता है? नहीं सॉरी, सी कैपेसिटेंस है, सी क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को क्या लिखेंगे? C इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना? तो Q बाई वी, और V को लिखेंगे जूल पर कूलम। तो ये जूल से जूल कैंसिल होता है? और एम्पियर को क्या लिखेंगे? करंट अपॉन टाइम, Q बाई टी। तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू, तो क्या आ जाएगा बच्चों? मतलब रूट LC जो क्वांटिटी है उसकी भी SI यूनिट क्या होती है? सेकेंडरी होती है। देखो, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को अलग अलग तरह से अरेंज करें तो सेकंड मिलता है अपने को। जैसे RC की भी यूनिट क्या होती है? सेकंड। L बाई R की भी यूनिट क्या होती है? और 1 बाई रूट LC की भी यूनिट क्या होती है? ठीक है, रूट LC, सॉरी, रूट LC की यूनिट क्या होती है? ये दोनों कब पढ़े थे? RC कब पढ़ा था बच्चों? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये अभी पढ़ा है EMI में हमने, ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट। और ये अभी LC ऑसिलेटर। ठीक है, तो किसी चार्ज कैपेसिटर को अगर एक आइडियल इंडक्टर से कनेक्ट कर दें, रेजिस्टेंस लेस सर्किट हो, तो क्या होता है? चार्ज और करंट उस सर्किट में क्या करने लग जाते हैं? ऑसिलेट करने लग जाते हैं। टाइम के साथ साइनोसॉइडली बढ़ने कम होने लग जाते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई रूट LC। ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी देखो, ये नोट कर लिया ये वाला बात। एक बात और, करंट और चार्ज में फेज डिफरेंस कितने का होता है? पाई बाई 2। देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 बिटवीन करंट एंड चार्ज। मतलब जब करंट मैक्सिमम तो चार्ज जीरो, जब चार्ज मैक्सिमम तो करंट जीरो। क्या ये बात समझ में आती है? देखो, मान लो आपसे ऐसा कहा जाए कि यार ऐसा है, ये LC ऑसिलेशन है, LC सर्किट है, ठीक है, कैपेसिटेंस C, इंडक्टेंस L, और किसी समय पर कैपेसिटर पे चार्ज है Q0 और माइनस Q0, और करंट फ्लो कर रहा है I इक्वल टू Q0 बाई रूट LC का करंट भी फ्लो कर रहा है। In an LC circuit at t equal to 0, charge on capacitor and current is as shown in the figure.
ठीक है, फाइंड क्या maximum charge on the capacitor, maximum charge on the capacitor, maximum current in the circuit, find maximum charge and maximum current in the circuit. तो बच्चों कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। अभी एनर्जी क्या है? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C प्लस हाफ L I स्क्वायर। I स्क्वायर मतलब Q नॉट स्क्वायर बाई LC। और एक समय तो ऐसा आएगा जब ये पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास चली जाएगी, उसी समय पर चार्ज मैक्सिमम होगा। तो लिखूंगा Q मैक्स स्क्वायर बाई 2C प्लस 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C प्लस Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, यानी कितना आ गया? Q नॉट स्क्वायर बाई C इक्वल टू कितना? Q मैक्स स्क्वायर बाई 2C। C से C कैंसिल हो गया, तो Q मैक्स की क्या वैल्यू आ गई? √2 Q नॉट। Q मैक्स की क्या वैल्यू आ गई? बोलिए। और अगर Q मैक्स √2 Q नॉट है तो I मैक्स कितना आ जाएगा? √2 Q नॉट बाई √2। I मैक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा? बोलिए बच्चों। इसी सवाल में हमसे पूछा जाए कि फाइंड द मिनिमम टाइम एट विच करंट एंड चार्ज विल बिकम मैक्सिमम। फाइंड द मिनिमम चार्ज एट विच, मिनिमम टाइम एट विच चार्ज एंड करंट विल बिकम मैक्सिमम। और बेटा लाल वाले क्या हो रहा है? लिख तो रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। Find the minimum time at which charge and current will become maximum. चार्ज कितने टाइम के बाद मैक्सिमम हो जाएगा? करंट कितने टाइम के बाद मैक्सिमम हो जाएगा? देखो समझना बच्चों, कैसे समझेंगे इसको? आप ऐसे देखिए कि अभी जो चार्ज है वो मैक्सिमम जितना चार्ज हो सकता है उसका 1/√2 टाइम्स ही है ना। अभी जो चार्ज है वो मैक्सिमम जितना चार्ज हो सकता है उसका 1/√2 हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब आप ऐसे सोचो
और क्या चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मतलब आप ऐसे समझो कि अगर मैं ये कोई SHM वाली लाइन बनाता हूं, मेरी ये मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पार्टिकल अभी ऐसी जगह पे है जहां पर x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है उसका, लेकिन मैक्सिमम का a/√2 है। मैक्सिमम का कितना है? और बढ़ रहा है, इधर जा रहा है। चार्ज के साथ ऐसी स्थिति है कि नहीं? चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या बोल रहे हो, कितनी है? √2 Q0, बीच में 0, मिनिमम अभी फिलहाल चार्ज कितना है? और क्या चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बोलो, क्या ऐसी स्थिति में चार्ज है? मैक्सिमम हो जाने का मतलब फेज एंगल की वैल्यू कितना हो जाना? π/2। और a/√2 होने का मतलब फेज एंगल का कितना हो जाना? π/4 है या नहीं? तो फेज एंगल कितना बढ़ाना है आपको? π/4 से कितना बढ़ाना है? π/2 करना है, यानी जो इंक्रीज इन फेज एंगल है वो भी कितना है? π/4 का ही है। और फेज एंगल कांस्टेंट रेट से बदलता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल ही तो ओमेगा होती है। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? क्या π/4 डिवाइडेड बाई ओमेगा ऐसा लिख सकता हूं? यानी क्या हो जाएगा? π/4 ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख लूंगा? 1/√LC। तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? π/4 टाइम्स √LC। क्यों जी? मतलब π/4 √LC बार क्या स्थिति आ जाएगी? कैपेसिटर पे चार्ज √2 Q0 हो जाएगा और इंडक्टर में करंट 0 हो जाएगा। इंडक्टर में करंट कितना हो जाएगा? अब इंडक्टर के करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता करने की बात करते हैं। इंडक्टर का करंट अभी कैसी स्थिति में है वो देखते हैं अपन। क्या इंडक्टर का करंट भी अभी भी वैसी स्थिति में है जैसा कैपेसिटर का चार्ज है? मैक्सिमम करंट कितना है? √2 Q0/√LC। और अभी करंट कितना है? Q0/√LC। मतलब अभी जो करंट है वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 है कि नहीं? अभी जो करंट है वो मैक्सिमम करंट का कितना है? 1/√2 है। लेकिन करंट के साथ कहानी अलग है। करंट बढ़ नहीं रहा, करंट क्या हो रहा है? क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से करंट क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो ये ऐसे जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, और अगर ये इधर जा रहा है इसका मतलब मैक्सिमम, मतलब यहां तक इसको भी मैक्सिमम ही मान लें अपन, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा उसको? देखो ये वाला रास्ता T/4 टाइम में तय होगा, और ये वाला नहीं, T/8 टाइम में तय होगा, और ये वाला कितने में है? या आपको डायरेक्टली टाइम याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? फेज देख लो। देखो इधर π/2 हो जाता है, यहाँ पे पहुंचने पे फेज कितना हो जाता है? π/2 में π/4 और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाता है? 3π/4। फिर 3π/4 से बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना? पाई, और पाई से बढ़ करके 3π/2, यहाँ पे पहुंच के कितना हो जाएगा? 3π/2।
हो जाएगा। तो फेस चेंज कितने का चाहते हैं अपन? 3π/2 माइनस 3π/4 इतने का फेस चेंज चाहते हैं कि नहीं? और फेस में चेंज को किससे डिवाइड करते हैं? ओमेगा से। तो 3π/2 में से 3π/4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3π/4 ओमेगा, यानी 3π/4 मल्टीप्लाइड बाई √L। 3π/4 मल्टीप्लाइड बाई, क्या ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? बोलिए भाई साहब। देखो थोड़ा सा ये वाला पार्ट रिवाइज कर लेना बच्चों। जो SHM का सेक्शन ए था ना, जिसमें हम टाइम निकाला करते थे, मीन से a/√2, मीन से a/2, a/2 से a, फेज में कन्वर्ट करके टाइम निकालते थे, वो कैलकुलेशन यहाँ पे यूज क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क लिखेंगे, क्या होगा? अब AC वाला सेक्शन करके आना है। कौन सा है? AC, सॉरी, LC ऑसिलेशन वाला। कौन सा? के सेक्शन करके आना है। ठीक है, कौन सा सेक्शन? चार्ज बढ़ ही रहा है, देखो ना। अरे देखो, इसने अच्छा सवाल पूछा है। ये क्या बोल रहा है? चार्ज बढ़ ही रहा है, ये कैसे पता चला सर? करंट की डायरेक्शन से। देखो, ये जो सर्किट हमें बनाया था वो कहाँ गया? हाँ, ये सर्किट बनाया। अब देखो, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे ऐसे, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनटू द प्लेट विच इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो पहले ही इस प्लेट का चार्ज पॉजिटिव है और इसमें और करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? क्या ये चार्ज और बढ़ेगा? तो इसलिए पता चल रहा है कि चार्ज क्या हो रहा है? पॉजिटिव प्लेट में अंदर चार्ज फ्लो हो तो चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और पॉजिटिव प्लेट से बाहर करंट फ्लो हो मतलब चार्ज कम। समझना है? और चार्ज बढ़ रहा है तो करंट डेफिनेटली कम हो। चार्ज बढ़ रहा है तो करंट, ठीक है बच्चों। LC ऑसिलेशन वाला सेक्शन करते हैं।
नहीं पता नहीं है